गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर फर्स्ट में व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य चल रहे हैं। कल 3 उद्देश्यों के बारे में बात की थी। आज अगला देखते हैं, भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। भौतिक एवं वित्तीय संसाधन प्रत्येक व्यवसाय को प्लांट, मशीन, कार्यालय जैसे भौतिक स्रोतों के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। कार्यालय बनाने के लिए, प्लांट तैयार करने के लिए, मशीन लाने के लिए, भूमि भवन के लिए, स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए किसी भी व्यवसाय को वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। इन कोषों की सहायता से, यानी इन वित्तीय संसाधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। जब तक भूमि नहीं होगी, भवन नहीं होगा, प्लांट मशीनरी नहीं होंगी, कार्यालय नहीं होगा, तब तक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो वित्तीय संसाधनों के द्वारा ये सारी सुविधाएं, ये सारे संसाधन जुटाकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। व्यावसायिक इकाइयों को इन स्रोतों को अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर उनका दक्षतापूर्ण प्रयोग करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुसार वित्तीय स्रोतों को प्राप्त करके दक्षतापूर्ण उनका उपयोग करना चाहिए। यानी फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए, पूरा उपयोग वित्त का होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, लाभार्जन। लाभ अर्जित करना। लाभार्जन से तात्पर्य विनियोजित पूंजी पर लाभ प्राप्त करने से है। जो पूंजी निवेश की है उस पर लाभ प्राप्त करने से है, और लाभ प्राप्त करना ही किसी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। व्यवसाय की स्थापना लाभ प्राप्त करने के लिए ही की जाती है। लाभ व्यवसाय की सफलता का, उसके सुदृढ़ होने का एक संकेत है। कल हमने पढ़ा था कि लाभ कमाना क्यों आवश्यक है। तो लाभ कमाने से व्यवसाय की ख्याति बढ़ती है। जो व्यवसाय जितना अधिक लाभ कमाता है, यह माना जाता है कि वो व्यवसाय उतना ही अधिक सुदृढ़ है। नेक्स्ट, प्रबंध निष्पादन एवं विकास। प्रबंध, निष्पादन एवं विकास प्रत्येक उद्यम की अपने प्रबंधक से अपेक्षा रहती है कि वह व्यावसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता तथा सामंजस्य स्थापित करे। प्रत्येक व्यवसाय की अपने प्रबंधकों से। अब हर व्यवसाय में लगभग सभी जगह प्रबंधक रखे जाते हैं जो विशेष डिग्रीधारी होते हैं। बीबीए, एमबीए, ऐसे लोगों को प्रबंधक रखा जाने लगा है। पहले प्रबंध करने का काम और व्यवसाय का मालिक एक ही हुआ करता था, लेकिन अब स्पेशल रूप से प्रबंधक रखे जाने लगे हैं। तो व्यवसाय प्रबंधकों से अपेक्षा करता है कि वो जो बिजनेस की आचार संहिता है उसका और व्यावसायिक क्रियाओं में, आचार संहिता में और व्यावसायिक क्रियाओं में उचित सामंजस्य स्थापित करे, उचित तालमेल दोनों में बनाए रखे। व्यवसाय भी चले, आचार संहिता का पालन भी हो जाए। अतः प्रबंध, निष्पादन और विकास बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस कार्य के लिए, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी भी व्यवसाय को या सभी व्यवसाय को सक्रियता से काम करना चाहिए, इसको सर्वोपरि रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए,
कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति किसी भी व्यवसाय की सफलता में, उसके लाभार्जन में, उसकी उत्पादन क्षमता में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कर्मचारी किसी भी संस्था को ऊपर उठा सकते हैं, मार्केट में अच्छी गुडविल बना सकते हैं, और कर्मचारी किसी भी संस्था को नीचे गिरा सकते हैं। तो व्यवसाय कितना लाभ कमाता है, कितना उत्पादन करता है, इसमें कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः प्रत्येक व्यवसाय को कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों में सुधार लाना और कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार का आश्वासन देने का प्रयत्न करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि कर्मचारी किसी संस्था को ऊपर ले जा सकते हैं, उसकी गुडविल बना सकते हैं। कर्मचारी चाहे तो संस्था को नीचे गर्त में गिरा सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यवसाय को, किसी भी संस्था को कर्मचारियों के कार्य निष्पादन पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य व्यावसायिक फर्मों के दायित्व से। प्रत्येक व्यवसाय के समाज के प्रति भी कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होते हैं जो उन्हें पूरा करना चाहिए। वे समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक स्वरूप जुटाएं तथा आवश्यकता अनुसार सामाजिक सेवा का कार्य करें। समाज व्यवसाय से क्या चाहता है? समाज को सर्वश्रेष्ठ उत्पाद मिलना चाहिए, लागत कम होनी चाहिए, समाज के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, समाज के लिए अन्य कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। ऐसी अपेक्षा समाज किसी व्यवसाय से करता है। तो व्यवसाय को यह उद्देश्य पूरा करना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय की सफलता या किसी भी उपक्रम की सफलता समाज पर निर्भर करती है। समाज चाहे तो उपक्रम मार्केट में बना रहेगा और समाज नहीं चाहे तो उपक्रम को मार्केट से बाहर कर सकता है। इसलिए समाज की अपेक्षाओं को, इच्छाओं को, सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रत्येक व्यवसाय को पूरा करना चाहिए। ये तो है देखिए व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। अब हम देखते हैं कि व्यावसायिक जोखिम क्या होती है। व्यावसायिक जोखिम पहले जानना पड़ेगा जोखिम किसे कहते हैं। हालांकि इसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। व्यवसाय में जोखिम से हासिल हानि की संभावना और अनिश्चितता से है। व्यवसाय अनिश्चित है, हमेशा हानि होने की संभावना बनी रहती है। व्यवसाय में कब कितनी हानि हो कोई पता नहीं होता है। तो ये सब जोखिम कहलाती है। जैसे किसी वस्तु की मांग में कमी आना, उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन होना,
बाजार में प्रतिस्पर्धा का बढ़ जाना, इससे लाभ में कमी आ सकती है या हानि भी हो सकती है। लाभ में कमी आए, हानि हो, बस यही जोखिम है। देखिए, जोखिम दो प्रकार की होती है। शुद्ध जोखिम और दूसरी होती है अनिश्चित या परिकल्पित जोखिम। दो प्रकार की जोखिम होती है। अब देखिए, शुद्ध जोखिम तो क्या होती है? जिसमें केवल हानि की संभावना होती है, और अनिश्चित और परिकल्पित जोखिम क्या होती है? जिसमें लाभ और हानि दोनों की संभावना। यहां लाभ और हानि दोनों की संभावना होती है। शुद्ध जोखिम में केवल हानि, या तो हानि होगी या फिर हानि नहीं होगी। अनिश्चित या परिकल्पित जोखिम में लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। तो देखिए, अनिश्चित जोखिम और शुद्ध जोखिम दो प्रकार की होती है। अनिश्चित जोखिम में दोनों संभावना विद्यमान होती है, लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। संदिग्ध हानियां बाजार की दशा, मांग में उतार चढ़ाव, मूल्य में परिवर्तन, ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन, बाजार की दशाएं, इनमें लाभ भी हो सकता है, लाभ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और हानि की संभावना भी बनी रहती है। शुद्ध हानियों में यानी शुद्ध जोखिम में या तो हानि होगी या फिर हानि नहीं होगी। जैसे आग लगना, चोरी होना, हड़ताल होना। हानि कब होगी? जब यह घटनाएं घटित होंगी तो निश्चित रूप से हानि होगी। लाभ होने की यहां कोई संभावना नहीं है। आग लग गई, आग लगने से लाभ नहीं होगा, हानि होगी। चोरी हो गई, हानि होगी, लाभ नहीं होगा। हड़ताल करते कर्मचारियों ने, हानि होगी, लाभ नहीं होगा। तो ये सब शुद्ध जोखिम है, जहां या तो हानि होगी या फिर हानि नहीं होगी। आग नहीं लगती है, चोरी नहीं होती है, कर्मचारियों की हड़ताल नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में हानि नहीं होगी। और ये घटनाएं घटित होती हैं तो निश्चित रूप से हानि होगी। अब देखिए, व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति। व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति। प्रकृति कहें या विशेषताएं कहें, एक बात होती है। ये जो व्यावसायिक जोखिमें हैं, शुद्ध जोखिम और अनिश्चित या परिकल्पित जोखिम, इनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसी प्रकृति की होती है? ये नंबर 1, व्यावसायिक जोखिम
होने का कारण अनिश्चितता है। व्यावसायिक जोखिमों के होने का कारण अनिश्चितता है। भविष्य अनिश्चित है, इसीलिए जोखिम उत्पन्न होती है। अगर अनिश्चितता नहीं होती, हमें यह पता होता कि यह काम करने से हानि हो सकती है, तो काम हम नहीं करते। लेकिन यह अनिश्चित होता है। अनिश्चितता से तात्पर्य भविष्य में होने वाली घटनाओं की अनभिज्ञता से है। इन चीजों का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदा, भूकंप आना, आंधी तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो इस तरह से प्रकृति भी कई बार तांडव दिखाती है, हानि करती है। तो अनिश्चितता से तात्पर्य भविष्य में होने वाली घटनाओं की अनभिज्ञता से है। प्राकृतिक आपदाएं, मांग और मूल्य में परिवर्तन, सरकारी नीतियों में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनसे अनिश्चितता बनी रहती है। फैशन बदल गई, मूल्य में उतार चढ़ाव आ गया, मांग बढ़ गई या मांग कम हो गई, बाजार में प्रतियोगिता बढ़ गई, सरकारी नीतियों में परिवर्तन हो गया, तकनीक में कोई परिवर्तन हो गया, तो इनसे अनिश्चितता बनी रहती है। यह परिवर्तन व्यवसाय के लिए जोखिम के कारण हो सकते हैं। इन कारणों का पहले से कोई ज्ञान नहीं होता है, इनके बारे में पहले से नहीं जाना जा सकता है। तो ये बच्चों व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति का एक बिंदु हुआ है। दूसरे बिंदु के बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।